हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। ये क्या है? सिंपली द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। इट इज द एनर्जी। ये क्या है? ये एनर्जी है। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिग्रेशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज ड्यू टू पोजीशन, यानी सर्टेन हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, तो उसमें जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन रिफर्स टू स्पेशल शेप एंड साइज, है ना। कोई स्पेशल शेप दे दिया, जैसे स्प्रिंग के केस में देखते हैं अपन, स्प्रिंग को जब वाइंड अप करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो डायग्राम दिख रहा है दिस वन, इसमें क्या है? ये है स्ट्रेच्ड बो पोजेसेस स्टोर्ड एनर्जी ऑफ पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, जो स्ट्रेच्ड बो है, ये तीर धनुष है ना। जब इसको ताना अपन ने, जब स्ट्रेच किया तो इसमें एनर्जी आ गई, इस बो में एनर्जी आ गई। सो दिस एनर्जी इज इन फैक्ट ड्यू टू द कन्फिग्रेशन। स्पेशल शेप के कारण एनर्जी आई इसमें, है ना। दैट इज एनर्जी ड्यू टू कन्फिग्रेशन। या फिर जैसे नीचे ये दिखा हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है ना, ये देखा है ना। ये गुलेल है एक्चुअली, हाँ। इसको इस पोजीशन में ये रखा हुआ है, पोजीशन 1 में, केवल इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। मान लो इसके अंदर वही पत्थर डाल दिया छोटा सा, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है। जब इसको स्ट्रेच किया, इसको स्ट्रेच करने के बाद इसमें एनर्जी आ जाएगी, कैपेसिटी टू डू वर्क। जब स्ट्रेच किया, जब ऐसा रखा हुआ है इस पोजीशन में, पोजीशन 1 में, देन इसकी एनर्जी नहीं है। और जब इसे स्ट्रेच किया तो इसके अंदर ड्यू टू स्पेशल शेप के कारण, ड्यू टू कन्फिग्रेशन, इसकी एनर्जी हो गई। नाउ इट हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। अब यदि इसे छोड़ दिया गुलेल को, तो इससे, इस फोर्स से ये बॉल यहाँ से, या जो पत्थर है, जो ऑब्जेक्ट है, निकलेगी, है ना। तो ये 3 में क्या दिखा रहा है? जब इसको रिलीज किया तो इसमें फिर ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई 2 में। 1 में तो कोई एनर्जी नहीं है ना। इस तरह से कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिग्रेशन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया, द मासिव बॉल ऑफ ए डिमोलिशन मशीन, है ना। ये बॉल है, बहुत बड़ा बॉल है डिमोलिशन मशीन का। तो ये सर्टेन हाइट पे है, तो ड्यू टू पोजीशन इसमें एनर्जी है, तो इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी सिंपली द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कन्फिग्रेशन। पोजीशन और कन्फिग्रेशन के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन और कन्फिग्रेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखा था अपन ने, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अब हम लोग बात करेंगे जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, यानी कोई ऑब्जेक्ट है और सर्टेन हाइट पर है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लें कि कोई अपन ऐसा सिचुएशन देखते हैं, है ना। मान लो कि ग्राउंड सरफेस पर, ये अपन ने ले लिया, दिस इज द ग्राउंड सरफेस, है ना। ये ग्राउंड सरफेस है और इस सरफेस पर कोई मास रखा हुआ है ना। मान लें कि दिस इज द मास m, इसका मास कितना है? m है, ठीक है। और इसे सर्टेन हाइट तक रेज किया जाता है। मान लें कि इसे h हाइट तक रेज किया, है ना। दिस हाइट इज h। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसे सर्टेन हाइट h तक जब रेज करेंगे अपन, h हाइट तक इस ऑब्जेक्ट को रेज किया गया, तो इसके अंदर अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h।
क्यों? जब इसको रेज करेंगे तो चूँकि मास इसका m है तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है इसके वेट के बराबर, दैट इज mg। तो उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कितना? F इक्वल टू mg। यानी बॉल को मास को रेज करना है ना, थ्रू हाइट h विदाउट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से। मीन्स इसका वेट जितना है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन, तो वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? mg इंटू हाइट कितना है? h, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स mg एंड डिस्प्लेसमेंट h के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तो cos 0 1, तो वर्क डन जो हुआ वो हुआ mgh। वर्क डन एक्चुअली वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो जो अब इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। तो U इज इक्वल टू mgh। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ऑफ मास m व्हेन इट इज रेज्ड थ्रू हाइट h। जब h हाइट से इसे रेज किया तो इसमें एनर्जी, अगर ग्राउंड पर इसकी एनर्जी मान लें, पोटेंशियल एनर्जी इसकी ग्राउंड पे, यहाँ पे इसकी एनर्जी 0 है, तो इसकी एनर्जी अब कितनी हो गई h हाइट पर? दैट इज mgh। ठीक है, तो ये कहलाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। सो जब रेज किया अपन ने ऑब्जेक्ट को तो कांस्टेंट स्पीड से रेज किया, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए स्पीड में तो कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी में चेंज नहीं है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं हो रही। क्या होगी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हुई जब h हाइट से ऑब्जेक्ट को रेज किया। सो दिस एनर्जी इज ड्यू टू पोजीशन, ये पोजीशन के कारण एनर्जी है। ठीक है, मान लो इसी तरह की कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 किलोग्राम। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 4 किलोग्राम और इसे 5 मीटर तक, यानी हाइट मान लो गिवन है 5 मीटर, 5 मीटर तक रेज किया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में अबव द ग्राउंड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करेंगे इस केस में तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ये फार्मूला मिला अपने को। तो m मास है 4 किलोग्राम, g का वैल्यू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है एंड h का वैल्यू 5 है ना। तो 5 4 जा 20 है ना, तो 2 इंटू 98 दैट इज 196 जूल, इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें होगी, है ना। सिंपल फार्मूला लग गया। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव किया, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इक्वल टू mgh। ये मास पर डिपेंड करता है, मास जितना ज़्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज़्यादा होगी, और हाइट पर डिपेंड करता है, हाइट जितना ज़्यादा हाइट तक रेज करेंगे उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये देखा हम लोगों ने, है ना। वर्टिकली अपवर्ड जब उसको ले गए तो कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, और इसमें ये भी एक फैक्ट है कि जैसे यहाँ पर ने हाइट h से इसे रेज किया ऑब्जेक्ट को, हाइट h से रेज किया, है ना, और किस डायरेक्शन में ले गए? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। मान लो इसको इससे इस वे में ले जाते, इस पाथ से ले जाते, या इस पाथ से ले जाते, या यूं ले जाते। ठीक है, तो हर एक केस में जब h हाइट तक इसे रेज करना है, पाथ कोई भी हो, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये केवल जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस पर डिपेंड करता है, यानी पाथ कोई भी हो ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअली, है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क डन किया गया, सो दैट वर्क डन इज एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। तो एक कंसेप्ट है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स, बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स एक फोर्स है,
नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स, कैसा फोर्स, जिसमें कि अगर वर्क डन इसके अगेंस्ट में किया जाए, वर्क डन अगेंस्ट इट, जो वर्क डन किया जाएगा, दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, वो जो वर्क डन है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग पहले इस फैक्ट को देख लें, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी देखेंगे। उसके पहले हम लोग देख लें कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स इज बेसिकली फोर्स, ये भी वन सॉर्ट ऑफ फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स द वर्क डन बाय विच, जिसके द्वारा यदि वर्क डन किया जाए, तो दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स जिसके केस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है ना, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यदि वर्क डन बाय फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन बाय द फोर्स, अगर ये वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में जो फोर्स होता है उस फोर्स को बोलते हैं अपन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लें कि अपन कोई एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं लाइक दैट, ये ठीक है, ये सरफेस है मान लो, है ना, ये ग्राउंड है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है, और इस ऑब्जेक्ट को रेज किया जा रहा है थ्रू दिस हाइट, है ना, ये सेम ऑब्जेक्ट है, और ये जो हाइट है ग्राउंड सरफेस से, ये जो हाइट है h है मान लिया हमने, है ना। अब इसको कई पाथ से ले जाया जा सकता है। ठीक है, मान लो कि एक पाथ ऐसा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाया हॉरिजॉन्टल पाथ में, ठीक है, एंड अगेन फिर यहाँ से वर्टिकल, यहाँ से जो पाथ है वो कुछ इस ढंग से लाया, है ना, ऐसे रेज किया गया। सो दिस इज वन पाथ। ठीक है, दूसरा पाथ ऐसा लिया कि मास को ला रहे हैं, पहले इस डायरेक्शन में ले गए लाइक दैट, ठीक है, और उसके बाद इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूं, इस सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, है ना, उसके बाद इसे ला रहे हैं, चलो ऐसे बना देते इस डायरेक्शन में, ये तो ये डायरेक्शन है एक का इस डायरेक्शन से ले गए, मान लो ये है पाथ नंबर 1 और ये है पाथ नंबर 2, और एक पाथ ले लेते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को थ्रू द हाइट h यहाँ तक लाया गया, ठीक है, और ये मान लेते हैं थर्ड नंबर, है ना, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इसे अपन नंबर 1 पाथ ये इस रास्ते से लाया, पहले इसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे देन वर्टिकल, सेकेंड पाथ ये पहले वर्टिकल डिस्टेंस h देन हॉरिजॉन्टल, और थर्ड पाथ ये इसको ऐसे ऑब्लिकली ले गया, है ना। तो हर एक केस में जो वर्क डन होगा, यदि इसका मास हम लोगों ने m माना है, तो जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन W इज इक्वल टू mgh ही होगा, पता है mg क्या है, वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड mg, तो इसको रेज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा mg, और h क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस ही आएगा, चाहे पाथ 1 फॉलो करे ऑब्जेक्ट या पाथ 2 फॉलो करे ऑब्जेक्ट को ले जाने में, या पाथ 3 फॉलो करे, हर एक केस में जो वर्क डन होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू mgh। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्क डन है W, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। इनिशियल पोजीशन क्या है, ये ग्राउंड का सरफेस था, यहाँ से उठाया और उसको यहाँ तक ले गए थ्रू द हाइट h, तो ये केवल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, किसी भी रास्ते से ले जाएं उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स।
ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जाम्पल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी होता है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है, दैट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो फिर पाथ पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक्चुअली जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये ऑब्वियस भी है, क्योंकि वर्क डन के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। चलिए ये साइन नहीं देते हैं अपन, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, वेयर एफ इज द फोर्स एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ये इसको ऐसा लिख सकते हैं एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखा है हम लोगों ने, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स किस तरह लग रहा है इस केस में? फोर्स हमेशा लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन तो यूं हो गया, वर्टिकली अपवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ये भी हो रहा है इसी डायरेक्शन में, है ना। तो इस केस में, किस केस में कि यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को दिस पोजीशन से यहाँ तक ला रहे हैं, तो बल्कि इस केस में अगर देखें दिस वन, तो फोर्स तो लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में दिस पाथ वर्क डन जीरो है, जो भी वर्क डन है यहाँ है। उसी तरह इस केस में यहाँ से यहाँ तक, तो वर्क डन फोर्स का भी ये डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन हो गया mgh। बट इधर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि फोर्स तो अपवर्ड है और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना। तो इनफैक्ट ये उसी को फॉलो करता है कि जो वर्क डन का डेफिनेशन है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स, है ना, द वर्क डन बाय विच depends only on its initial and final position and it is independent of the path taken, ठीक है। और एक बात है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये अगर एक साइकिल में वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा, एक साइकिल में क्लोज्ड पाथ है, तो टोटल वर्क डन जीरो होगा। जैसे इस केस में ऑब्जेक्ट को रेज किया जिसका मास m था थ्रू हाइट h, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ग्राउंड सरफेस पर, अब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, देखें बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हुआ है, तो ये वर्क डन कितना था? माइनस mgh हो जाएगा, है ना। किसके द्वारा? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन ऑर्डर टू टेक द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू सर्टेन हाइट h, ठीक है। और जब इस बॉडी को रिलीज करते हैं, है ना, तो ये फिर आएगा, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी प्लस mgh, है ना। तो ये प्लस हुआ और ये माइनस हुआ, यानी ऑब्जेक्ट को रेज करने में सर्टेन हाइट h तक जो वर्क डन किया, वो वर्क डन फिर बाद में जब उससे हमने लाया वापस तो वो रिकवर हो गया, है ना। दैट इज द टोटल वर्क डन इन ए क्लोज साइकिल बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है, ठीक है। तब टू दिस शायद ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों को देखना है वन लॉ इज देयर, वो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, है ना, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होती है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी?
मैकेनिकल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी ये कंजर्व्ड होती है। कौन सी? इफ ए बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यदि बॉडी पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो बॉडी का है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। इफ द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यदि कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है ना, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स, जो नाम था कंजर्वेटिव फोर्स, ये यहाँ अप्रोप्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा तो ये करस्पॉन्ड करेगा कंजर्वेशन और कॉन्स्टेंसी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यदि कंजर्वेटिव फोर्स है तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होगा, यानी कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ कंजर्वेशन का मतलब है, कंजर्वेशन का लिटरली मीनिंग होता है क्या, सेविंग, है ना, बचाव, कंजर्वेशन। बट यहाँ जो लिटरली मीनिंग है उससे अलग इसका फिजिक्स में मीनिंग है। फिजिक्स में इसका मीनिंग है कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट। फिजिक्स में कंजर्वेशन का मतलब है कांस्टेंट, है ना, जो चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब इसको अपने को प्रूफ करना है एक्चुअली, इस फैक्ट को, है ना। इस फैक्ट को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, है ना। चलिए इसको देखने के लिए हम लोग क्या करें, थोड़ा सा यहाँ स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, दैट वन। चलिए तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कन्फिग्रेशन। पोजीशन मतलब सर्टेन हाइट तक यदि कोई ऑब्जेक्ट रेज किया तो उस केस में उसकी जो एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो भी वर्क डन किया जाएगा इन ऑर्डर टू रेज द ऑब्जेक्ट थ्रू सर्टेन हाइट, वो जो वर्क डन है वो उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी देखा हमने, और फिर देखा एक कंजर्वेटिव फोर्स। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स इज द फोर्स द वर्क डन बाय विच क्या होता है, डिपेंड करता है ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देख रहे थे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए इसको प्रूफ करना है अपने को मैथमेटिकली के, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग। मान लो ये सरफेस है, ग्राउंड का सरफेस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कोई इस पे रखा हुआ है जिसका मास मान लेते हैं अपन, मास इज एम मास है इसका, ठीक है, और इस पोजीशन को मान लेते हैं सी, है ना, और इस ऑब्जेक्ट को रेज किया गया है एक्चुअली सर्टेन हाइट से, एंड दैट हाइट मान लिया एच है। ठीक है, ये हाइट कितनी है, एच हाइट से ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम को रेज किया गया, है ना, और इस पोजीशन को मान लेते हैं ए। नाउ इसको छोड़ दिया, दिस बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, फ्री फॉल मतलब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एलोन, जो बॉडी है वो फॉल कर रही है। इस पोजीशन को मान लेते हैं बी, और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये जो हाइट है, ये अब हाइट कितनी हो जाएगी, एच माइनस एक्स, है ना, सिचुएशन समझ में आया।
कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है, इसका मास m है, और ग्राउंड पर अपन एक रेफरेंस लेते हैं, ग्राउंड पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज 0 लेते हैं अपन, है ना। तो 0 है, mgh, h 0 है। इसको जब रेज किया गया थ्रू हाइट h से जब ऑब्जेक्ट को रेज किया गया, तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, है ना। तो हर एक पॉइंट पर हम लोग देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी हो रही है। एट ए पर टोटल एनर्जी, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज mgh, m ऑब्जेक्ट का मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट से इसे रेज किया गया, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी जिसको k से रिप्रेजेंट करें, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रेस्ट में है ना। तो टोटल एनर्जी जिसको E से रिप्रेजेंट करें, इट इज सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ये बराबर होगा mgh की, ठीक है। इक्वेशन 1 ए पर तो इतनी हो गई, ठीक है। नाउ अब हम लोग बी पर देखेंगे एक्चुअली, ठीक है। ए पर कितनी हो गई, ए पर टोटल एनर्जी है mgh, है ना। अब बी पर कितनी होगी, एट बी, तो यहीं लिख देते हैं अपन एट बी, बी पर टोटल एनर्जी। अब बी पर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ये सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg, और हाइट फ्रॉम द क्या ग्राउंड, तो ग्राउंड से हाइट अब कितनी होगी h माइनस एक्स, तो ये लेंगे इसमें mg h माइनस एक्स। और यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी mgx, है ना। सो दैट द टोटल एनर्जी जो इसकी होगी, ये दोनों को जोड़ देंगे अपन, mgh माइनस एक्स प्लस mgx, और ये बराबर हो जाएगा mgh की, है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा mgh, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी mgh। अब बोलोगे कि mgx कैसे आया, टोटल एनर्जी इज दिस मच, दिस इज इक्वेशन 2, है ना। mgh माइनस mgx, तो बच गया mgh, कैसे, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट b पर आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट b पर है ना, b पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो इसने वेलोसिटी एक्वायर किया, मान लो इसकी वेलोसिटी है यहाँ पर v1, तो फॉर्मूला लगाएंगे अपन v स्क्वायर, यहाँ वेलोसिटी इसकी हो गई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी ऑब्जेक्ट जब a पर था तो रेस्ट में था, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस as, a यहाँ क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया a से b तक आने में, तो x, तो यहाँ से निकल गया v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gx, और यहाँ पर जो इसकी एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv1 स्क्वायर। अब वैल्यू रख दो, तो हाफ m, एंड व्हाट इज v1 स्क्वायर का वैल्यू है 2gx, तो ये वैल्यू रख दिया 2gx, तो कितना हो गया 2 कैंसल, तो mgx, तो ये लिखा मैंने काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया mgx, ठीक है। सिमिलरली एट पॉइंट C, है ना, C पॉइंट पे क्या होगा, चलिए इसको भी थोड़ा रब कर देते हैं, स्पेस बना लेते हैं, है ना। ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, दिस, ठीक है। तो एट C, उसी तरह C पर अपन टोटल एनर्जी निकालेंगे कि C पर टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो एट C जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, फिगर को देखना है अपने को वंस अगेन, है ना। एट C जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी, C पर ग्राउंड पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh, हाइट 0 है तो u 0 हो गई, और जो काइनेटिक एनर्जी है यही टोटल हो जाएगी mgh, सो दैट द टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो कितना हो गया, टोटल एनर्जी हो गया mgh, इक्वेशन 3। अब कहोगे कि ये mgh कैसे आया, ठीक है।
तो यहाँ मान लेते हैं जब ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ए से रिलीज किया, सी पर आया, जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसकी कोई स्पीड होगी, उसको मान लिया अपन ने v2। अब यहाँ से v2 का वैल्यू निकाल लेना है ना, और उसको पुट करना है, ठीक है। v2 का वैल्यू इस पे रखना है अपने को इनफैक्ट, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2, है ना। तो वही फार्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर दैट इज v2 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ए से जब चला वहाँ तो रेस्ट में था ऑब्जेक्ट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2g, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ए से यहाँ तक आने में, h, दैट इज यहाँ से अगर देखें तो v2 स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया 2gh। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v2 स्क्वायर। जब c पर ऑब्जेक्ट आया तो उसकी स्पीड थी v2, अब यहाँ वैल्यू रख दो हाफ m, एंड व्हाट इज v2 स्क्वायर 2gh, तो यहाँ से हाफ और 2 यानी 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू mgh। तो टोटल एनर्जी अगेन हो गई, काइनेटिक एनर्जी दिस, पोटेंशियल 0 था, टोटल एनर्जी mgh, यानी ए पर जितनी एनर्जी है बी पर भी वही एनर्जी है और सी पर वही एनर्जी। ए पर टोटल एनर्जी कितनी है mgh, बी पर कितनी आई टोटल एनर्जी mgh, और सी पर कितनी एनर्जी आई mgh। यानी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, एक्चुअली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो उस केस में, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में व्हेन एवर द बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, देन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट होता है, और ये यहाँ देखा इस केस में mgh था, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्ट तो प्रूव हो गया, ऐसा फैक्ट आता है कि सो दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, ठीक है। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, चलिए ये तो गड़बड़ हो गया, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, दैट इज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हाइट के साथ, तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, है ना। चलिए इसका एक शेप ले लेते हैं, दिस मच, है ना। ये तो स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि सम टोटल ऑफ दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्लियर। और उसके बाद अपने को हाइट, ये मान लिया ओरिजिन है, और ये हाइट का वेरिएशन इधर हो रहा है, इधर आ रहे हैं अपन तो हाइट बढ़ रही है, एंड दिस साइड ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जैसे बॉडी कहाँ थी, ए पर, ए से सी पर जब बॉडी आ रही है, जब फॉल कर रही है बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हाइट कम हो रहा है, जब हाइट कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। तो ऐसी एक लाइन अपन ले, दिस वन, ठीक है, यहाँ से इसे यहाँ मिला दें, एक तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो वेरिएशन दिखाएगा अपने को, ये एक्चुअली जो वेरिएशन दिखा रहा है, ये वेरिएशन दिखाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, देखो। और यहाँ से भी अपने को एक लाइन लेनी पड़ेगी लाइक दैट, ये नहीं हुआ, ठीक है। तो दैट वन ये ले लिया, चलिए मान लिया लगभग ये, ठीक है। दिस इज द लाइन। नाउ एक और अपने को लाइन चाहिए इस वेरिएशन को दिखाने के लिए, लाइक दैट, यस, है ना, ये, ठीक है। और अपने को इसको डॉटेड लाइन से दिखाना पड़ेगा, सो स्मॉल इरेजर ले लेते हैं, दिस वन डॉटेड लाइन्स, ये वेरिएशन दिखा रहे हैं अपन, ये डॉटेड लाइन से, लाइक दैट, विथ हाइट कैसे वेरी करेगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी को। ये पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस वन, ये वाला जो है दिस वन इज काइनेटिक एनर्जी। ऐसा है कि नहीं, वेरीफाई करते हैं। जब हम जा रहे हैं दिस पॉइंट एस से इस अपोजिट ओ की ओर, तो हाइट कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और जब यहाँ जीरो आ गए, एच इक्वल टू जीरो, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, है ना। एनर्जी टोटल, ये टोटल एनर्जी है mgh, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, दिस वन, है ना, दिस लाइन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हाइट कम हो रही है, यहाँ भी हाइट कितनी है, h हाइट पर मैक्सिमम mgh है पोटेंशियल एनर्जी। जब हाइट इसकी कम होती जा रही है, जब h अपन टुवर्ड्स किधर जा रहे हैं, ओरिजिन की ओर, तो हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कम हो रहा है। और जब ग्राउंड सरफेस पर आ गए, हाइट जीरो हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, है ना। और यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक। तो ये जो सॉलिड लाइन है, ये जो दिख रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। दैट इज सम टोटल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ जैसे जैसे आ रहे हैं, हाइट कम होती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी जितना कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ेगा। सो दैट द सम ऑफ दिस, दैट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये था डिस्कशन। और इसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज स्प्रिंग के केस में, है ना। स्प्रिंग, ये जो सिचुएशन दिखाया गया है, स्प्रिंग नॉर्मल है, ये एक इसका एंड फिक्स है, दूसरा फ्री है। यहाँ पर फ्री एंड पर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ड्यू टू इलास्टिसिटी, है ना। तो जब भी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो इसमें टेंडेंसी होगी, इस पर स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में, है ना। और जब भी स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे इसको, तो दिस स्प्रिंग विल हैव एनर्जी, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी, जिसको बोलते हैं इलास्टिक, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हम लोग, शायद आज टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, तो हम लोग इसको कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल दैट, थैंक